नमस्कार, खबरें अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी अहमदाबाद में कांग्रेस के हुए अधिवेशन की, वक्फ कानून पर विपक्ष के बनाए प्लान की और जम्मू कश्मीर के विधानसभा में मचे हंगामे की। साथ ही अंत में आपसे खास मुद्दे पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन, राहुल बोले जाति जनगणना का कानून लाएंगे। उत्तर प्रदेश जैन तीर्थों की महत्वपूर्ण भूमि, विश्व नमोकार महामंत्र दिवस पर बोले सीएम योगी। पीएम मोदी ने किया नवकार महामंत्र जाप, 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि बने साक्षी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर लगाए कई आरोप, ईवीएम पर उठाए सवाल। कैशलेस इलाज योजना में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को लगाई फटकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा, आपस में भिड़े आप और भारतीय जनता पार्टी के विधायक। ऊधमपुर में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, 3 टेररिस्ट घिरे। फ्रांस से 26 राइफल जेट खरीदेगा भारत, 63,000 करोड़ की डील को मिली मंजूरी। सर्राफा बाजार में उछाल, बड़ी सोने चांदी की मांग, गोल्ड में आई 1800 रुपए की तेजी। टैरिफ के कारण बाजार में सुस्ती बरकरार, सेंसेक्स 380 अंक गिरा, निफ्टी 22,400 के नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खास खबर के बारे में। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने के बाद अपने को थोड़ा मजबूत करने वाली कांग्रेस देश के कई राज्यों में काफी लंबे समय से सत्ता से बाहर है। हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के बाद झारखंड को छोड़कर कांग्रेस सभी जगह पर सत्ता से बाहर है। ऐसे में अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में चल रहा है। जी हां, गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित देश भर से पार्टी के वरिष्ठ नेता आए हैं। वहीं कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में उद्घाटन भाषण के दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी, चुनावी धोखाधड़ी और मौजूदा ट्रेड वार का भारत पर पड़ रहे असर सहित अन्य मुद्दों पर बात की। ये दावा करते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनें विपक्षी दलों को हराने के लिए डिजाइन की गई हैं। खड़गे ने कहा, चुनावी धोखाधड़ी हो रही है, विकसित देश बैलेट पेपर पर लौट आए हैं, जबकि हम भी ईवीएम का उपयोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए खड़गे ने कहा कि सरकार हर चीज में दखल दे रही है और हर जगह अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। लेकिन इसी बीच खास बात यह रही कि खड़गे पार्टी के अधिवेशन में राहुल गांधी का ही नाम लेना भूल गए। कार्यक्रम में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद थीं, लेकिन कार्यक्रम में राहुल गांधी के सामने ही खड़गे को उनका नाम याद नहीं आया। हालांकि कुछ ही क्षणों में खड़गे को राहुल गांधी का नाम याद आया और अपनी बात को आगे बढ़ाया, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भाइयों, थोड़े दिनों में सरकार अब इधर इधर नए नए नारे देती है और लोगों को भटकाती है। खास करके आज 15 लाख संपन्न भारतीयों विदेशों में जाकर बस गए हैं। 15 लाख लोग जो अमीर हैं वो विदेशियों में जाके बसे, फॉरेन कंट्रीज में जाके बसे हैं। बेरोजगारी से बचने के लिए विदेश में काम करने गए हुए नौजवानों को जंजीरों में बांधकर अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मुग्ध है, साइलेंट है। बाकी के वक्त तो खूब बकते हैं, खूब बोलते हैं, लेकिन जब लोगों के ऊपर अन्याय होता है, हमारे नौजवानों पर वो अन्याय होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आता है, तो उस वक्त चुप बैठते हैं। वहीं अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं के फोटोशूट का एक वीडियो
सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने दलित नेता का अपमान होने का आरोप लगाया है। इस वीडियो में खड़गे एक कुर्सी पर अलग बैठे नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी सोफे पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसे दलित का अपमान बताया है। हालांकि इस वीडियो पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जाहिर है कांग्रेस के शीर्ष नेता पार्टी के 84वें राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए अहमदाबाद में जुटे हैं। ये अधिवेशन 8 अप्रैल को शुरू हुआ है और 9 अप्रैल तक चलेगा। कांग्रेस का ये 2 दिवसीय अधिवेशन गुजरात में 6 दशक के बाद आयोजित किया जा रहा था। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1995 के वक्फ कानून में बदलाव को लेकर लाया गया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। अब ये बिल कानून बन चुका है। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। आपको बता दें, ये बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ है। वहीं नए कानून को कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल उम्मीद की जा रही थी कि सरकार को ये बिल पेश करने में उनके सहयोगी दलों की ओर से दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही ये भी आशंका थी कि मुस्लिम समुदाय इस अधिवेशन को लेकर उग्र हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, जिससे साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार को इस बिल पर मुस्लिम समुदाय का भी समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें, जिस दिन बिल को लोकसभा में पेश किया गया था उस दिन तो देश के कई हिस्सों में मुसलमानों ने मिठाइयां बांटी थी। कई जगह मुस्लिम समुदाय ने पटाखों के साथ इस बिल का स्वागत किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार को मुस्लिम समुदाय का भी पसंदीदा नेता मान लिया जाए, या मोदी को अब मुस्लिम समुदाय भी पसंद करने लगा है? क्या मुसलमान भी मोदी के समर्थन में आ गए हैं? दरअसल आम मुसलमान शायद ये समझने लगा है कि विपक्ष इसीलिए इस बिल का विरोध कर रहा था क्योंकि उसे तो मोदी सरकार की हर बात का विरोध करना ही है और विपक्ष के पास ऐसे तर्क नहीं थे जो मुसलमानों को भड़का सके, क्योंकि विपक्ष का विरोध इस आधार पर था कि ये बिल मुसलमानों के धार्मिक मामलों में अड़ंगा डालता है। लेकिन विपक्ष इस बात को साबित नहीं कर सका कि किस तरह ये विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा, जिसके चलते विपक्ष का ये प्लान भी कामयाब नहीं हो पाया। वो मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं कर पाया जैसा उसने CAA के बिल को लेकर किया था। कुल मिलाकर मुस्लिम समुदाय को समझ में आ गया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन से नुकसान के बजाय फायदा ज्यादा होने वाला है। उन्होंने ये बात समझ आ चुकी है कि वह धर्म नहीं, संपत्ति प्रबंधन का मामला है। मुसलमानों को पता है कि सरकार जितना कह रही है उसका 20% भी सही हो गया तो उसका फायदा तय है। आम लोग देख रहे हैं कि सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हिंदुओं से ज्यादा उन्हें भी मिल रहा है। इसका मतलब है कि सरकार तौर पर मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं कर रही है। अगर वक्फ बोर्ड की आय बढ़ती है तो कुछ गरीब मुसलमानों का कल्याण तो जरूर होगा, इसीलिए बिल को शांतिपूर्वक मान लिया गया। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज उस वक्त माहौल गर्मा गया जब आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच तीखी बहस के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस पूरे घटनाक्रम ने विधानसभा की गरिमा को काफी ठेस पहुंचाई और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। दरअसल जम्मू कश्मीर में विधानसभा में वक्फ संशोधन एक्ट पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हुआ। विवाद इतना बड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और आपके एकमात्र विधायक महराज मलिक के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इसके बाद सदन की कार्रवाई 3 घंटे के लिए रोक दी गई। आपको बताते चलें, महराज मलिक विधायक गैलरी में पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने लगे कि पार्टी पुलिस का इस्तेमाल कर उन्हें विधानसभा में आने से रोक रही है।
इस दौरान उन्होंने पीडीपी नेता वहीद पारा पर भी निशाना साधा। वहीं महराज मलिक के इन बयानों के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कड़ा विरोध जताया और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही धक्का मुक्की और हाथापाई में तब्दील हो गई। इस दौरान महराज मलिक एक कांच की टेबल से टकराकर गिर पड़े। देखिए ये वीडियो। मुफ्ती साहब उस कौम के साथ गद्दारी की है, तुमने भाजपा के साथ गद्दारी की है। अरे हाउस नहीं है, इतना माफिया लाए इन्होंने, गुंडे भाई बाहर देखो कितने लोग हैं। कौन है वो इनको लगता मैं अरेस्ट करेगा। अरे एक को भी नहीं छोड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि महराज मलिक गालियां दे रहे थे। महराज मलिक भी लगातार चिल्लाते हुए नजर आए और भाजपा नेताओं पर आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। मारपीट और हाथापाई का ये सिलसिला विधानसभा परिसर के बाहर शुरू हुआ और सेंटर हॉल तक पहुंच गया। वहीं हंगामे के बाद मीडिया से बात करते हुए मलिक ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने भी जमकर जवाब दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ पीडीपी कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी उनका साथ दे रहे थे। वहीं ये पूरा घटनाक्रम जम्मू कश्मीर की राजनीति में नई बहस को जन्म दे गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी इसे आपकी सोची समझी साजिश बता रही है, तो वहीं आप विधायक मलिक खुद को निशाने पर लेने की बात कह रहे हैं। फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई के दौरान इस तरह की घटना न सिर्फ राजनीति की गर्मा पर सवाल उठाती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने भी गंभीर चुनौती पेश करती है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। डीप फेक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस तकनीकी ने लोगों को काफी परेशान किया हुआ है। इस एआई ने कई अभिनेत्रियों को अपना शिकार बनाया है। वहीं अब इस लिस्ट में आध्यात्मिक गुरु स्वामी प्रेमानंद महाराज भी शामिल हो गए हैं, जो डीफेक वीडियो का शिकार हुए हैं। जी हां, फेमस प्रेमानंद महाराज जी का उनकी आवाज और उपदेशों को हेरफेर करने वाली कई वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसमें प्रेमानंद महाराज को भक्ति उत्पाद बिक्री के लिए प्रचार सामग्री में दिखाया गया है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद उनके आश्रम से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे उनके साथ धोखा हुआ है। एआई के माध्यम से महाराज की आवाज की नकल कर उनके प्रवचनों को गलत तरीके से प्रचार और प्रसार हो रहा है। इसके वीडियो बनाए जा रहे हैं। हालांकि अब साफ हो गया है कि महाराज की ओर से ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाया गया है और ना ही जारी किया गया है। ये एआई के इस्तेमाल से हो रहा है। आपको बता दें, वायरल डीफेक वीडियो पर प्रेमानंद महाराज की तरफ से ऐतराज जताया गया है। साथ ही एक नोटिफिकेशन देकर ऐसे लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो ऐसी हरकत ना करें, ऐसे वीडियो ना बनाएं, ना ही उसे शेयर करें। गौरतलब है कि स्वामी प्रेमानंद की समाज में बहुत प्रतिष्ठा है। उनकी वाणी, उनके उपदेशों को करोड़ों लोग सुनते हैं और लाखों लोगों के जीवन में सुधार भी आया है। ऐसे में एआई के माध्यम से उनके उपदेशों को बदलकर सोशल मीडिया पर डालना वाकई गलत है। इसकी जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर है, डीफेक आवाज के समय में बहुत ही घातक चुनौती है जो हम सब के सामने आ खड़ी हुई है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये वो टेक्नोलॉजी है जो आम लोगों के हाथों तक आ गई है। पहले ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल्स किया करते थे, लेकिन अब जब ये टेक्नोलॉजी आम लोगों के हाथों तक आ गई है, तो आम व्यक्ति भी कभी ना कभी साइबर अपराध को अंजाम दे ही देता है, जिससे हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।